बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 जंतुओं में जनन। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने मानव जनन अंग के बारे में समझा था और हमने नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं इसको भी अच्छे से समझ लिया था। हमने निषेचन तक की प्रक्रिया का अध्ययन कर लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, यानी कि निषेचन के पश्चात किस तरह से युग्मनज का निर्माण हो रहा है और वह युग्मनज जो है भ्रूण में कैसे परिवर्तित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया हुई थी तो उसके बाद में युग्मनज का निर्माण हुआ था और ये जो युग्मनज होता है कि लगातार विभाजित होता रहता है। युग्मनज में हमने देखा था कि जब प्रारंभिक अवस्था थी तो उसके अंदर एक कोशिका तथा दो केंद्रक उपस्थित थे। एक केंद्रक जो था वो किसका था? अंडाणु का था, जबकि जो दूसरा केंद्रक था वो किसका था? शुक्राणु से प्राप्त हुआ था। और ये जो युग्मनज वाली प्रारंभिक अवस्था थी ये धीरे धीरे कोशिकाओं के इस समूह में बदल जाती है, यानी कि क्या हो रहा है कि इस युग्मनज के अंदर जो है लगातार विभाजन होते रहते हैं और इस तरह से जो है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है। कोशिकाओं के एक समूह की भांति दिखाई देने लगता है। आगे क्या होता है इसमें कि ये जो कोशिकाएं हैं ये लगातार समूहीकृत होने लगती है। कोशिकाएं जो है अपने अलग अलग समूह बना लेती है कि कौन से समूह को जो है किस अंग का या किस तंत्र का निर्माण करना है, यानी कि विभिन्न ऊतकों और अंगों में जो है ये परिवर्तित हो जाती है। और ये जो परिवर्तित होती हुई संरचना है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है ये क्या होगा? ये गर्भाशय के अंदर रोपित होगा। जिस तरह से हम इसे देखें तो ये जो हमारा क्या था? युग्मनज था और धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ और कोशिकाएं समूहीकृत हो जाती है, जिसमें क्या हो रहा है? अलग अलग जो है कोशिकाएं समूह में बढ़ रही है, जिससे आगे जाकर वो क्या करेगी? अंगों का और ऊतकों का निर्माण करेगी। और ये जो भ्रूण है ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये गर्भाशय की दीवार है तो इसके अंदर जाकर ये रोपित हो जाता है, यानी कि इसके साथ में ये जुड़ जाता है। हमने पढ़ा था कि गर्भाशय जो होता है वहीं पर ही भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो ये इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि जो गर्भाशय की दीवार है इसमें इस भ्रूण जो है इसका रोपण हो गया है। अब सारा विकास जो होगा इसका वो कहाँ पर होगा? इस गर्भाशय के अंदर ही होगा। इसे हम चित्र के माध्यम से समझें तो क्या हुआ? सबसे पहले कि ये जो अंडाशय था यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हुआ और ये अंडाणु जो है वो अंडोत्सर्ग के द्वारा कहाँ आ गया? इस अंडवाहिनी में आ जाता है। अब यदि यहाँ पर जो है शुक्राणु के द्वारा इस अंडाणु का निषेचन हो गया तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये बदल जाएगा युग्मनज के अंदर। और ये युग्मनज धीरे धीरे इसमें देखिए विभाजन हो रहा है, 2 कोशिका, 4 कोशिका और इससे आगे जो है इसमें आगे विभाजन होते रहते हैं और कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। और अंत में ये जो है भ्रूण यहाँ कहाँ पर आकर रोपित हो जाएगा? गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है? इस भ्रूण का आगे का परिवर्धन होता है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि क्या हो रहा है? युग्मनज जो है वो धीरे धीरे विभाजित होकर कहाँ आ गया है? गर्भाशय में आ गया है और यहीं पर ही इसका सारा विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है कि जब गर्भाशय के अंदर भ्रूण का निरंतर विकास हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? इसमें विभिन्न शारीरिक संरचनाओं का निर्माण होगा और वो संरचनाएं जो है धीरे धीरे दिखाई भी देने लगती है। इस भ्रूण के अंदर जो है हाथ, पैर, सिर, आंखें आदि जो अंग हैं उनका निर्माण होने लगता है। तो जब हमें सारी जो इसकी संरचनाएं हैं, हाथ पैर सब हमें दिखाई दे रहे हैं तो उस अवस्था में हम इसे क्या कहेंगे? उस अवस्था में ये कहलाता है गर्भ। यानी कि गर्भ क्या होता है? यह भ्रूण की वह अवस्था होती है जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा जब सोनोग्राफी कराई जाती है गर्भवती महिला की तो उसमें जो अंत का गर्भावस्था के अंत का समय होता है उसमें उस शिशु की जो है हाथ पैर आदि सभी अंग जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो वह अवस्था क्या कहलाती है? वह कहलाती है गर्भ। तो अब क्या होगा? गर्भ का निर्माण हो गया है, गर्भ पूरी तरह से विकसित हो गया है। तो अब क्या होगा? जैसे ही गर्भावस्था पूरी होगी तो क्या होगी? जो माता है वो नवजात शिशु को जन्म देती है। इस तरह से जो है इसके अंदर पूरा गर्भाशय के अंदर जो है इस नवजात शिशु का जो है विकास हो गया है, गर्भ का पूरा विकास हो गया है। तो अब क्या होगा कि इस नवजात शिशु का जन्म होगा। ये जो है माँ के गर्भ में शिशु का चित्र है, आपको दिख रहा है इसमें देखिए कान, नाक, इसके हाथ पैर सब जो संरचनाएं हैं वो इसमें अच्छे से दिखाई देती है। तो अब क्या हो जाएगा? अब जो है इस बच्चे का जन्म
हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गई मानव के अंदर गर्भावस्था पूरी। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि जो मुर्गी है उसके अंदर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। तो बच्चों हमें पता है कि जो मुर्गी है उसके अंदर भी आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो मादा के शरीर के अंदर ही होगी। परंतु मुर्गी जो है वो मानव की भांति बच्चों को जन्म नहीं देती है। क्या देती है मुर्गी, अंडे देती है। तो अब ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो मुर्गी में क्या होता है बच्चों कि निषेचन के जो है तुरंत बाद ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है और ये जो युग्मनज है वो लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में जो है नीचे की ओर बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे ये नीचे बढ़ता रहता है तो इस पर जो है एक आवरण चढ़ता जाता है, यानी कि एक सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कवच। आपने देखा होगा जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें ऊपर जो है एक कवच पाया जाता है। अब जब इस कवच का निर्माण जो है पूरी तरह से हो जाएगा, यानी कि कवच जो है पूर्ण रूप से बन जाता है, तो क्या करती है मुर्गी जो है अंडा देती है, यानी कि इस अंडे का निर्मोचन करती है, अंडे को अपने शरीर से बाहर निकालती है। और कुछ समय बाद ये क्या करती है, मुर्गी उस अंडे पर बैठ जाती है, यानी कि उस अंडे को सेती है। उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मायन। या क्या कर रही है मुर्गी जो है उस अंडे को थोड़ी गर्मी प्रदान, ऊष्मा प्रदान करती है। तो इसके बाद में क्या होगा, उस अंडे से चूजे का जन्म होगा। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो है 3 सप्ताह का समय लग जाता है। अंडे को जो है चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है और जैसे ही समय पूरा होता है तो क्या होता है, जो चूजा होता है वो इस अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है, यानी कि इस कवच को जो है वो तोड़कर वो चूजा बाहर आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडे का प्रस्फुटन, यानी कि अंडा जो है कवच क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो अंडे का प्रस्फुटन हो रहा है। उसमें से क्या आ रहा है, उसमें जो है ये चूजा बाहर निकल के आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु, यानी कि क्या हो रहा है कि कुछ जंतु जो है सीधे ही शिशु को जन्म दे रहे हैं, यानी कि बच्चे पैदा कर रहे हैं, जबकि कुछ जंतु जो हैं वो बच्चे नहीं देकर क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, सीधे ही इनमें जो है विकसित शिशु का जन्म हो रहा है, वे क्या कहलाते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। उदाहरण अगर हम इसके देखें तो मनुष्य, गाय, बकरी, ये सब क्या है, जरायुज जंतु हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। इसके अलावा वे जंतु जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण इसके हम देखें तो मुर्गी, छिपकली, तितली, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं और जिनसे क्या होता है, बाद में शिशु बाहर आता है। तो ये क्या हो गए, अंड प्रजक जंतु हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिशु से जो है वयस्क का निर्माण कैसे होता है। बच्चों चाहे वो नवजात जन्मे प्राणी हो या फिर अंडे के प्रस्फुटन से बाहर आए हों, सभी शिशु क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। और कब तक करेंगे, जब तक कि वो पूर्ण रूप से वयस्क में रूपांतरित नहीं हो जाएं। जैसे कि यहाँ हम जो है रेशम कीट के अगर बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, इसमें अंडे से जो है लार्वा यानी कि इल्ली का निर्माण होता है, अंडे से जो है लार्वा बाहर आता है और वो लार्वा जो है किस में बदल जाता है, कुछ समय पश्चात प्यूपा में बदल जाएगा और प्यूपा जो है वो वयस्क कीट के अंदर बदल जाएगा, वयस्क रेशम के कीट में बदल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें मेंढक में, तो मेंढक में क्या होता है कि मेंढक का अंडा जो है उसमें से क्या निकलेगा, टेडपोल यानी कि लार्वा जो है उसमें से निकलता है और ये लार्वा जो है धीरे धीरे वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। चित्र अगर हम देखें तो मेंढक ने क्या किया, इस वयस्क ने अंडे दिए और ये अंडा जो है पहले आरंभी टेडपोल में बदलेगा और उसके बाद में इसमें क्या होगा, अलग अलग इसमें परिवर्तन आएंगे और धीरे धीरे ये क्या होगा, बाद वाले टेडपोल में बदल जाएगा और उसके पश्चात जो है ये वयस्क में बदल जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इनकी जो शारीरिक संरचनाएं हैं उनके अंदर भी परिवर्तन आते हैं। तो ये जो इसमें रूपांतरण होते हैं ये कहलाते हैं कायांतरण। कायांतरण क्या होता है बच्चों, कि विशेष परिवर्तनों के साथ जो है टैडपोल जो है यानी कि जो टैडपोल अवस्था है वो किस में बदल रही है, वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग परिवर्तन जो है वो भी दिखाई देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अलैंगिक जनन। बच्चों लैंगिक जनन के बारे में जो है हमने अच्छे से समझ लिया था। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे क्या हो रहा है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया लैंगिक जनन
कहलाती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये थोड़ी अलग होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक ही जनक जो है वो नए जीव को उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती है। एक जनक के द्वारा ही जो है नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण इसके हम देखें तो जो हाइड्रा है, अमीबा है, ऐसे जो अत्यंत छोटे जीव यानी कि सूक्ष्म जीव जो हैं उनके अंदर इस प्रकार का जनन पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रा में जनन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों ये है हाइड्रा, तो इसके अंदर जनन की अलैंगिक जनन विधि से होता है। अब कैसे होगा कि जैसे ही हाइड्रा के अंदर थोड़ा सा जो है एक अलग उभार उत्पन्न होने लगता है, ये एक भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। अब ये जो उभार होते हैं ये आगे जाके जो है नए जीव में विकसित होते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो उभार है ये बढ़ता जाएगा और ये जो है नए जीव में विकसित हो जाएगा। उसके बाद में ये इसके शरीर से टूटकर जो है अलग हो जाएगा और नए जीव के रूप में जो है ये विकसित हो जाएगा। तो ये जो उभार है हाइड्रा में ये कहलाते हैं मुकुल। इन्हें क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। तो इन मुकुलों से जो है नए जीव का निर्माण होता है। तो इसीलिए जनन की जो विधि हाइड्रा में है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुकुलन, क्योंकि मुकुल के द्वारा जो है नए जीव का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस विधि का क्या नाम है? इसका नाम है मुकुलन। तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रा में जो है मुकुलन विधि से जो है जनन होता है। अगला देखते हैं हम अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है। तो जो अमीबा होता है, देखिए एक बार इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये अमीबा की एक कोशिका है। धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक जो है उसका विभाजन होने लगता है। अब केंद्रक विभाजित होकर जो है दो भागों में बदल जाएगा। अब दो भागों में बट गया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कोशिका है ये भी यहाँ से विभाजित होना चालू करेगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगी और ये दोनों कोशिकाएं जो है अलग अलग संतति का निर्माण कर लेगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइड्रा अमीबा है इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एक कोशिकीय जीव है और इसके अंदर जनन के समय केंद्रक जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कोशिका है वो भी दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में क्या होगा, केंद्रक आ जाएगा। अभी हमने देखा कि जो दो कोशिकाएं हैं तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक आ जाता है और ये जो है नए जीव का निर्माण कर लेती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक कोशिका जो है वही दो भागों में विभाजित हो रही है, यानी कि दो खंडों में विभाजित हो रही है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं द्विखंडन विधि। यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि जो एक कोशिका थी उससे ही दो कोशिका का निर्माण हो गया, यानी कि एक कोशिका दो खंडों में विभाजित हो गई। तो यह विधि क्या कहलाती है? यह कहलाती है द्विखंडन विधि। तो क्या कहेंगे कि अमीबा में जो है द्विखंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट डॉली की कहानी, क्लोन। बच्चों आपने डॉली भेड़ का नाम सुना होगा। डॉली भेड़ जो है वो क्या है, क्लोन के द्वारा निर्मित की गई है। अब क्लोन क्या होते हैं? क्लोन जो है किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा किसी जीव के संपूर्ण भाग को ही कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी जीव को या फिर उसके किसी अंग को जो है हम कृत्रिम रूप से निर्मित कर रहे हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। अब जो डॉली भेड़ है, देखिए इस तरीके की भेड़ है, ये डॉली भेड़ है जिसका निर्माण जो है वो क्लोनिंग की प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। कैसे किया गया है इसका निर्माण, कि जो इयान विल्मर थे और उनके सहयोगी थे उन्होंने क्या किया था, स्कॉटलैंड जो है वहाँ के रोजलिन इंस्टीट्यूट में इस भेड़ की क्लोनिंग की थी। कब की थी इन्होंने? 5 जुलाई 1996 को जो है इसकी क्लोनिंग की थी, यानी कि इस भेड़ का जन्म हुआ था। और क्या नाम रखा था? इसका नाम रखा था डॉली। और यह जो है क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी था, यानी कि सबसे पहला स्तनधारी जिसकी क्लोनिंग की गई थी वो कौन थी? डॉली भेड़ थी। कि इसमें दो अलग अलग किस्म की भेड़, पहली कौन सी थी? फिन डॉर्सेट भेड़ और दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। ये दोनों भेड़ों को जो है इनका इस्तेमाल किया गया इस डॉली भेड़ की क्लोनिंग में। क्या किया गया इस प्रक्रिया में कि ये जो डॉर्सेट भेड़ थी इसकी जो है स्तन ग्रंथि से एक कोशिका ली गई और जो दूसरी भेड़ है हमारे पास में कौन सी? ब्लैक फेस ईव, इसकी अंड कोशिका, यानी कि जिसमें क्या था, ये अंडाणु जो है वो कोशिका इसकी ली गई और इस कोशिका के केंद्र को क्या किया गया? नष्ट कर दिया गया। इसके केंद्र को नष्ट कर दिया और ये जो सामान्य कोशिका थी इसके केंद्र को निकालकर इस कोशिका के अंदर जो है इसको स्थापित कर दिया गया। अब धीरे धीरे जैसे इसका विकास हुआ तो ये जो ब्लैक फेस भेड़ थी
इसके गर्भाशय में जो है इस कोशिका को वापस से स्थापित कर दिया गया और जो सामान्य रूप से इस भ्रूण का परिवर्धन हुआ उससे भेड़ का जन्म हुआ। अब वो जो भेड़ थी यानी कि कौन सी, डॉली भेड़, वो दिखने में कैसी थी, इस डॉर्सेट भेड़ की जैसी, यानी कि इसने जन्म तो किसके शरीर से लिया, इसने इस ब्लैक फेस ईव भेड़ से जन्म लिया, लेकिन इसके जितने भी लक्षण थे वो किसके समान थे, इस डॉर्सेट भेड़ के समान थे। क्यों थे, क्योंकि केंद्रक किसका था, इस भेड़ का था, तो इसलिए इसमें दिखाई देने वाले सभी लक्षण, देखिए चित्र में भी जो है ये बिल्कुल इसके समान दिखाई दे रही है। तो ये क्या हुई, ये इस भेड़ की क्लोनिंग हुई और इस तरह से जो है इस डॉली भेड़ का जन्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है और हमने जो भी इसमें बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।